इस वीडियो में है आपका अध्याय 5 जैव प्रक्रम। इसके नोट्स बना रखे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जैव प्रक्रम की डेफिनेशन दे रखी है। फिर जैव प्रक्रम के अंदर क्या क्या तो आपका पोषण होता है, श्वसन है, वहन आएगा भी, ट्रांसपोर्टेशन और उत्सर्जन। पोषण में क्या है? भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो वर्ग में बांट सकते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी जो खुद बनाते हैं अपना भोजन, जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण से उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कि CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते, जैसे कि हरे पौधे। विषमपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, जैसे कि मानव और अन्य जीव। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपका कार्बोहाइड्रेट, ये ऑक्सीजन और ये जल। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे से वायुमंडल से लेते हैं भी। क्या क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। रंध्र क्या है? पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें स्टोमेटा रंध्र कहते हैं। रंध्र के कार्य: प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल, जो कि जलवाष्प के रूप में होता है, रंध्र द्वारा निकल जाता है। अब है विषमपोषी पोषण क्या होता है? प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। तो प्राणी संपोषण में इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे कि अमीबा और मानव। मृतजीवी पोषण में मृतजीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि फफूंदी और कवक। परजीवी अन्य जीवों को शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल, जूं और फीता कृमि। ये रंध्र का फिगर दिखा रखा है, ये रंध्र का फिगर है। ये तो क्या है, जब आपकी ये द्वार कोशिकाएं दिखा रखी हैं, यहाँ पे रंध्र का छिद्र है बीच में, ये हरित लवक है, रंध्र का दिखा रखा है। अमीबा में पोषण: अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी परवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह परवर्ध भोजन कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और कोशिका द्रव्य में विस्सित हो जाते हैं। ये दिखा रखा फिगर आपके NCERT में दे रखा है, ऐसे कैसा ये। पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है? पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन स्थान तक पक्षमाभ गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका को पूरी तरह से ढके होते हैं। मनुष्य में पोषण: मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर बहिक्षेपण। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। ये फिगर बना रखा है, बहुत अच्छा सा देखिए, आपके NCERT में दे रखा है फिगर ऐसे कैसे। देखिए, मुंह में भोजन का अंतर्ग्रहण, फिर दांत भोजन को चबा लेंगे, मुंह, दांत, फिर जीवा। जीवा क्या? भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। जीवा से लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। उसके बाद आपका भोजन गर्शिका नंबर 2। भोजन मुंह से आमाशय तक भोजन गर्शिका कर्मकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है।
गर्शिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन क्या कहता है, कर्मुंचक गति होता है। फिर आमाशय में भोजन का क्या होता है, आमाशय में जठर ग्रंथियाँ हैं जिसमें पेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। पेप्सिन क्या करता है, पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक है, और आमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। उसके बाद आपका आमाशय से भोजन कहाँ पहुँच गया, अक्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत्र। इसमें आंतरस होता है, आंतरस में 3 तरह की चीज़ें, क्या कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाएगा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में प्रोटीन एमिनो अम्ल के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। यकृत या लीवर तथा अग्नाशय से स्रावन करती है, यकृत से पित्तरस और पित्तलवण, वसा के ऊपर ये पित्तलवण क्या कर देगा, वसा की छोटी गोलिकाएं बनेंगी, यहाँ बड़ी गोलिकाएं क्या बनेंगी, छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर देगा। फिर अग्नाशय या अग्नाशयिक रस, एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। देखिए प्रोटीन को ट्रिप्सिन किस में बदल देगा, पेप्टीन्स में, वसा को लाइपेज बदल देगा वसामल में, स्टार्च को एमिलेज जय है भी ये, ग्लूकोज में बदल देगा, और दीर्घ रोम जो कि आंत के अंदर हैं अवशोषण का स्थायी क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। वर्धांत्र यानी बड़ी आंत, जल का अवशोषण और वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद श्वसन है भी, पोषण के प्रक्रम में ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है जिससे विभिन्न प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, ये आपका ग्लूकोज है यहाँ पे, कोशिका द्रव्य जिसके अंदर कार्बन के 6 अणु हैं ग्लूकोज में, पाइरूवेट में बदल जाएगा जिसमें 3 अणु हैं, और इसके अंदर 3 तरह से होगा भी। ये तो क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ये ऑक्सीजन के अभाव यानी कि थोड़ी ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में बदल जाएगा, आपका जो ग्लूकोज पाइरूवेट में बदला था, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में बदल जाएगा। जब आपकी ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होगी तो ये काम होता है यीस्ट के अंदर, इथेनॉल में बदलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में ऊर्जा और कार्बन के 2 अणु हैं यहाँ पे, और ऑक्सीजन का अभाव यानी कि थोड़ी ऑक्सीजन, तो लैक्टिक अम्ल, ऊर्जा और कार्बन के 3 अणु। आपकी बुक में भी दे रखा है विचित्र। जैव प्रक्रम, एक है वायवीय श्वसन, एक आपका है अवायवीय श्वसन, जो भी दिखा था हमने। हम इसको क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन। ये वाला क्या आपका वायवीय श्वसन, और इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं, अवायवीय श्वसन कह देते हैं इन दोनों को। तो वायु श्वसन यह प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है। वायु श्वसन में ऊर्जा का मोचन बहुत अधिक होता है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन तथा पानी है। अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है। अवायु श्वसन में ऊर्जा का मोचन वायवीय की अपेक्षा कम होता है। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। इसका अंतिम उत्पाद CO2 और एल्कोहल, कोमा लगा देना, एल्कोहल है। यह प्रक्रिया बहुत कम जीवों में होती है। मानव श्वसन तंत्र, श्वसन नासाद्वार से ऑक्सीजन गई ग्रसनी में, कंठ में, कंठ से श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी में, फिर श्वसनिका, फिर फुफ्फुस, फिर कुपिका कोश, और फिर रुधिर वाहिकाओं में जाके ऑक्सीजन मिल जाएगी जो नाक के द्वारा आई है। ये फिगर दिखा रखा जो बच्चे ने बनाया है, ये फिगर। तो मानव श्वसन क्रिया, अंत श्वसन और निःश्वसन। अंत श्वसन यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना, ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचाती है। डायफ्राम की पेशियों में संकुचन होता है, डायफ्राम चपटा बन जाता है, पसलियां बाहर की ओर बढ़ जाती हैं। वक्षीय गुहाओं का आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। इसमें डायफ्राम गुंबद जैसा बन जाता है। इसमें पसलियां हैं भी, पसलियां अंदर की ओर खिसक जाती हैं। वक्षीय गुहाओं का आयतन घट जाता है। अंतःश्वसन सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना। निःश्वसन फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कुपिका रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान के अंदर काम आती हैं। वायु
O2 से समृद्ध कोशिका रक्त वाहिका में O2 फिर RBC रेड ब्लड सेल लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर CO2 जो ऊतकों के अंदर है ग्लूकोज का ऊतकों में धमनी द्वारा O2 ऊतकों तक पहुंचाती है। CO2 जो ऊतक के अंदर है रक्त वाहिका में पहुंचेगी, CO2 का रक्त में मिश्रण हो जाएगा, वो रक्त वाहिका द्वारा देखिए ऐसे ही है, ये ऐसे, फिर ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, और यहाँ पे CO2 का नासाद्वार से मोचन बाहर आ जाएगा, संवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। और मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव क्या क्या है? हृदय, रक्त नलिका और वहन माध्यम, जो कि रक्त और लसिका होते हैं। पहले रक्त की बात करते हैं। रक्त के अंदर देखिए ठोस अवयव हैं, ये आपके द्रव्य अवयव यानी कि प्लाज्मा। ठोस अवयव आपके लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, रक्त प्लेटलेटस है ये लेटस। O2 और CO2 का वहन हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। श्वेत रक्त कणिका क्या करती है? शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक है। प्लेटलेटस रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। अवयव पीले रंग का तरल पदार्थ है जिसमें 90% जल तथा शेष अवयव जो जैविक होंगे आपके प्लाज्मा, प्रोटीन, एल्यूमिनियम, एल्ब्यूमिन है भी यहाँ पे, एल्यूमिनियम नहीं क्या है, एल्ब्यूमिन है ये, एल्ब्यूमिन यहाँ पे क्या है, एल्ब्यूमिन है। और ये ग्लोब्यूलिन है, अजैविक खनिज तत्व है। फिर रक्त वाहिका, धमनी और सिरा दो हैं आपकी। धमनी शरीर में गहराई में स्थित हैं, इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाती हैं। कपाट नहीं होते, इनमें रक्त झटके के साथ बहता है। ये शरीर की सतह पर होते हैं सिरा, इनकी दीवारें पतली व कमज़ोर होती हैं। सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय तक लेके आती हैं। इसमें कपाट होते हैं, इसमें रक्त समान गति से बहता है। फुफ्फुस या फेफड़े दिखा रखे हैं आपके, कैसे इसमें फिगर देखिए, यहाँ पे आपके क्या है, फेफड़े हैं। फुफ्फुसीय सिरा आई, बाएं तरफ आ गई आपकी, और यहाँ आपका क्या है, बायां आलिंद। उससे किस्म चलेगी बायां आलिंद से क्या हो जाएगा, बायां नीले भी। ये आपका क्या है, बायां नीले, ऊपर आलिंद और नीचे नीले। इससे महाधमनी से होते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है विश्व रुधिर में। कहाँ जाएगी, शरीर के अंदर। शरीर से फिर क्योंकि यहाँ क्या होगा, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का यूज़ हो गया है, तो महाशिरा से भी ऑक्सीजनित रुधिर आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और दाईं तरफ आ जाएगी, दायां आलिंद। और यहाँ पे आपका क्या है, फिर ये दायां नीले है भी, दायां नीले, आलिंद नहीं क्या है, नीले। और इससे निकल के फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहाँ पहुँच गया, फुफ्फुस फेफड़ों में चल जाएगा। यहाँ क्या कर देगा, रक्त कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ दे देगा फुफ्फुस में, और ऑक्सीजन लेके न फिर वापस आ जाएगा आपके बाएं आलिंद के अंदर आ जाएगा, ऐसे होता है। तो अभी देखिए, मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर को भेजना होता है। ये फिगर आपकी बुक में भी दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखी है। हृदय का लसिका एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। बस इतना ही। पादपों में परिवहन जाइलम ऊतक, उतरे क्या होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम तो जल का परिवहन करे, फ्लोएम जो फूड का करे, याद रखने के लिए, फ्लोएम फूड और जाइलम जल। तो पहले जाइलम को देखते हैं। पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश करता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है, जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष में विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही जल पादप के वायु भागों द्वारा जल के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है।
जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल एवं विलेय खनिज लवणों के ऊपरमुखी गति में सहायक है। पौधों में तापमान नियमन में भी सहायक है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में भोजन दूसरे पदार्थों को कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरमुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में बाई डायरेक्शनल। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। मानव में उत्सर्जन यानी कि वेस्ट मटेरियल का शरीर से बाहर निकालना, वह जैव प्रक्रिया जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजनिक पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। मानव उत्सर्जन में उपस्थित अंग कौन कौन से हैं? एक जोड़ा वृक्क किडनी, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। ये फिगर बना रखा, देखिए आपको बुक में दे रखा है। ये भी वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य यानी कि बेकार के जो पदार्थ हैं उनको भाषान कर बाहर निकालना। वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया, वृक्क की संरचना में क्रियात्मक इकाई वृक्काणु नेफ्रॉन कहलाती है। भी वृक्काणु के सूक्ष्म भाग इस प्रकार हैं। ये वृक्काणु का एक फिगर दिखा रखा है। एक का कोशिका गुच्छ ग्लोमरुल्स, यह पतली भित्ति द्वारा रुधिर को कोशिकाओं का गुच्छ होता है। फिर बोमन संपुट नलिकाएं और संग्राहक वाहिनी।